नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 1 and 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारे क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी हैं, बहुत मुश्किल हैं, क्या चीज है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। एक्सेप्शंस पूछ रहा है या वो आपसे अजम्पशंस पूछ रहा है। अगर एक्सेप्शंस की बात हो रही है तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, जिस चीज के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, आपके पास पॉजिटिव स्लोप है। स्पेकुलेटिव गुड्स हैं, इस एक्सेप्शन स्पेकुलेटिव कॉन्सिक्वेंस नेसेसिटीज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड इनकम इफेक्ट। अब इसमें आप मेरे को बताइए कि क्या आंसर होगा। इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये सारी चीजें स्पेकुलेटिव कॉन्सिक्वेंस नेसेसिटी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ये एक्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स। इन सब के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, which one is not an exception to the law of demand, and that answer is going to be option number D. Innovation theory सबको पता है, it is propounded by whom, it is introduced by whom, Schumpeter. The relationship between price and quantity supplied in law of supply, very easy question. It is proportionate, more the price, more the supply to the sky. The government offers minimum assured price to the farmers to purchase their output is called as। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करती तो बच्चों को ये चीज नहीं पता होती थी, बट अब इतना ज्यादा ये चीज कॉमन हो चुकी है कि एवरी सेकंड चाइल्ड नोज कि अगर गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फार्मर्स को दे रही है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पोर्ट प्राइस। For given goods, the angel curve is what? This is not being explained in the book, but just keep in mind कि for given goods, angel curve क्या होता है? It is to be taken as a negatively sloped. Time element theory, as we all know, it is introduced to by Professor Marshall. Move on to the next question. Which one is the correct statement? Assertion and reason based question है. Students keep in mind, आपके पास पेपर में assertion, reasoning, match the following, true or false questions ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। और assertion और reasoning based में आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है। assertion एक claim है, reason उसकी explanation है। क्या उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई रिश्ता है? अगर वो ट्रू एक्सप्लेनेशन है या वो ट्रू नहीं है, तो सोच समझ के आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। डिमांड कर्व इज वर्टिकल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, परफेक्ट। क्योंकि जब आपके पास वर्टिकल है तो डिमांड कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो आपका ये जीरो बन जाता है जी। उसके बाद उसका रीजन क्या कह रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। सबसे पहली बात, डिमांड और मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और दूसरी बात, मार्जिनल प्रोडक्ट यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपके पास ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दैट कॉम्बिनेशन इज द राइट चॉइस। The increase in the demand of commodity due to the fact that others are also consuming the same commodity. My dear students, अगर आपको याद हो आपके मॉड्यूल में, as per your taste and preferences, external factors 4 are given: demonstration effect, bandwagon effect, snob effect and Veblen effect. ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट दिया था। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, to be associated from the group। आपने क्या करना है, आपने अपने ग्रुप के साथ जुड़े रहना है। जब आपने अपने ग्रुप के साथ जुड़े रहना है, which effect is that called as, that is to be called as a bandwagon effect when others are also। मेरे ग्रुप के, मेरी कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरे को भी उसको कंज्यूम करना है। दिस इफेक्ट इज टू बी कॉल्ड एज अ bandwagon इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या होता है, टू बी डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द ग्रुप, कि मेरी सारी कम्युनिटी इस चीज को यूज कर रही है, मेरे को उस चीज को नहीं यूज करना, दैट इज अ स्नोब इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या होता है, विच इज टू बी गिवन टू अस हाई ब्रांडेड हाई क्वालिटी गुड्स, जो कॉन्सिक्वेंस लग्जरीज होती हैं, उन चीजों के लिए हमारे पास वेबलन इफेक्ट होता है जी। The budget line is also called as, because it tells you about your possible combinations to be consumed, so it is consumption possibility curve. If income elasticity of the demand is greater than 1,
then commodity is to be called as a luxury good. आपको पता है बच्चे, income elasticity of demand का coefficient, it can be plus one, it can be a greater than one, it can be a less than one. अगर greater than one है तो सबसे पहली बात क्या होगी कि it is going to be a normal good, ठीक है। अगर मतलब पहली बात कि आपके पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है मींस इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ नॉर्मल गुड, और नॉर्मल गुड में वो क्या हो सकता है, इट कैन बी अ नेसेसिटी, इट कैन बी अ लग्जरी। अगर ग्रेटर देन वन है तो वो लग्जरी है, अगर लेस देन वन है तो वो क्या चीज है, इट इज टू बी टेकन एज अ नेसेसिटी। मैं फिर से बता रही हूँ, income elasticity of demand का coefficient can be positive and negative. अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में इट कैन बी ग्रेटर देन वन, इट कैन बी लेस देन वन। अगर ग्रेटर देन वन है, इलास्टिक है, इट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ लग्जरीज। अगर लेस देन वन है तो इट मीन्स इट इज इन इलास्टिक एंड दिस विल हैपन इन केस ऑफ नेसेसिटीज। अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव में मेरे पास कोई चॉइस होती नहीं है, क्लियर कट आंसर है, that good is to be taken as an inferior good. अब यहाँ पे greater than one है तो I hope your answer is ready. Your answer is going to be a luxury. Next question. If the price of oranges falls due to a crop from 20 per kg dozen to 10 and the purchases, a household that was purchasing 3 dozens may now afford to 6 dozens. मतलब आपकी ये जो प्राइस है और आपका ये डिमांड है, तो वो क्या कह रहे हैं, उसकी मनी अमाउंट जो है उसकी इनकम, इफ यू वर स्पेंडिंग मान लो 100 रुपीज, तो यहाँ पे भी वो 100 रुपीज ही स्पेंड कर रहा है, बट पहले वो अगर 20 था तो 20 के लिए आपको 3 डजन वो खरीद रहा था, अब 10 रुपए पर डजन हो गया तो ही इज एबल टू बाय 6 डजन, राइट। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज शोइंग, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड बोथ ए एंड सी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व की ये क्वालिटी थी कि इंडिफरेंस कर्व ने आपको डिफरेंशिएट किया था प्राइस इफेक्ट को एज पर इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। तो अब इसमें उसने बोथ ए एंड सी दिया है, ये देखो उसने सिर्फ ऑरेंजेस की बात किया, मतलब किसी भी चीज को उसने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। प्राइसेस फॉल कर गए बट उसकी मनी इनकम सेम रह रही है, क्या चेंज हो गया उसका, उसकी रियल इनकम चेंज हो गई है, रियल इनकम चेंज हो गई है मतलब उसकी परचेजिंग पावर चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज एन इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट, बोथ ए एंड सी का मेरे पास ऑप्शन पड़ा है, सो वी आर गोइंग टू हैव ऑप्शन डी। डैश इज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर प्रेपोजिशन, वेलफेयर का जो ऑप्शन है इट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली डील्स विद व्हाट, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, जर्नल इक्विलिब्रियम और अ पॉजिटिव साइंस। यहाँ पे जर्नल इक्विलिब्रियम आ गया तो मींस दैट आंसर इज अ रॉन्ग, क्योंकि जर्नल जो होता है वो मैक्रो का होता है। उसके बाद कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारे पास नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, वेयर डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी देयर। वो हम किस में करते हैं, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बजट शुड बी देयर, मेरे को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वी शुड हैव वन चाइल्ड पॉलिसी और नॉट। तो ये जो चीजें हैं जहां पे माइट मे हैपन, मे नॉट हैपन, डिसीजन हैज टू बी टेकन, दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो पार्ट्स माइक्रो के थे बट नॉर्मेटिव इज अ मैक्रो। डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब प्रोग्रेसिव है, तो इसमें ये वर्ड आपके पास गलत आ गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, कंपैरेटिव है, पार्शियल है एंड पॉजिटिव है। यस, तो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी टेकन एज अ राइट ऑप्शन। When both the price of substitutes and the price of the complement of good X rise, the demand for X, students ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपके पास एक गुड है X, अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड है और उसका वो क्या कह रहा है, प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड अगर वो राइज कर जाती है तो उसकी डिमांड क्या करेगी, वो एक्स को ही पूछ रहा है, वो उसके सब्स्टिट्यूट को नहीं पूछ रहा, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड फॉल कर जाएगी। अब अगर मेरे पास यही गुड जो आती है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड आती है और उसकी प्राइस राइज कर जाती है, तो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री है या जो वो भी चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर की प्राइस राइज कर दे तो डेफिनेटली कंप्यूटर की डिमांड भी फॉल करेगी, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी भी करेगी,
बट इसकी भी करेगी राइट। तो वो पूछ रहा है एक्स के बारे में, मतलब अगर एक्स एक सब्स्टिट्यूट है या एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, व्हाट विल हैपन टू इट्स डिमांड। दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि इसकी जो डिमांड है वो क्या करेगी, फॉल करेगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड में भी इसकी प्राइस राइज करेगी, आई वुड प्रेफर टू बाय लेस, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री में भी इसकी प्राइस राइज करेगी, आई वुड प्रेफर टू बाय लेस। A consumer who is below the budget line rather than on it, अगर मैं on हूं तो मेरी बजट लाइन ये है जी, it means I have spent all my income. अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, is not spending all income, is spending all personal income, may or may not be spending all personal income. ये देखो, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट है। is not spending, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है below है, it means उसने पूरा पैसा खर्च नहीं किया, rather than on it. बट इसमें मेरे पास एक सी ऑप्शन पड़ा है, हो सकता है या नहीं हो सकता कि उसने अपनी पर्सनल इनकम को खर्च नहीं किया। आई विल गो फॉर ऑप्शन सी। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी पहले ही समझा के हटी हूँ, आई होप द आंसर इज रेडी। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टू बी टेकन एज अ नेगेटिव। Dash depicts the complete picture of consumers' taste and preferences. The answer is in difference map, very clear answer. Next question, what is the merit of capitalism? It promotes self-interest and economic growth. It leads economic balance in the country. It leads to a equitable distribution. No. आपके पास ये रिपीट है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इकोनॉमिक बैलेंस नहीं हो सकता। तो इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मोटिव इज गोइंग टू बी टेकन एज अ मेन अट्रैक्शन। The level of consumption at which marginal utility of the commodity reaches zero is called as a point of satiety or point of saturation. Falling is not a factor affecting price elasticity of demand. Cost of production per head. So this is not the factor which is going to affect the price elasticity of demand. And here is a break time. You remember students, in my previous recording, I told you one question कि आप मेरे को उसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, लॉन्ग पीरियड होगा, क्या होगा, या नन ऑफ द अबव होगा. दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग टू यू ऑल टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. और मेरे को लगता है कि आप सबने इसका ठीक आंसर दिया. ना तो उसका ऑप्शन ए था, ना तो ऑप्शन उसका सी था. उसका ऑप्शन क्या था? इट वाज अ डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. राइट, मैंने आपको अपने एक्सप्लेनेशन में हिंट भी दिया था कि मेरे को फर्स्ट गो में ए और सी लग रहा है, बट सी की एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ब्रैकेट में क्या लिखी हुई थी, और उसके हिसाब से वो लॉन्ग पीरियड उसका आंसर नहीं बनता था, डिमांड इलास्टिक डिमांड वाला. तो उसका आंसर क्या है? इट्स डी ऑप्शन. तो जिन्होंने ठीक आंसर दिया, पैट योर बैक. इट मींस आप अपने आप को पेपर 4 में एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए 100% रेडी हो. और ऐसे ही और ज्यादा ट्विस्ट जानने के लिए प्लीज जुड़े रहिए आरएमएस पेज के साथ. एंड विथ दिस कनेक्टिविटी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्पोजिशन ऑफ द जीएसटी शिफ्ट द सप्लाई कर्व. जीएसटी क्या है जी? वन टाइप ऑफ टैक्स है. टैक्स लग गया तो डेफिनेटली आपके पास डिक्रीज इन सप्लाई होगा, तो आपका टू द लेफ्ट हो गया. Normative economics is also called as what? Of course, it is not to be called as a positive. It is not to be called as a none of the above. और अब चॉइस क्या बचती है? फिर आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है जी, is it going to be taken as a prescriptive or is it going to be taken as a applied economics? At the count of 5, I need to have an answer. 1, 2, 3, 4, 5. प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब करना. मैंने आपको, मैं बीमार पड़ी, पैरासिटामोल लिख लो, तो वो प्रिस्क्रिप्शन होगी आपके पास. बट नॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू टेक suggestions, right? We are going to think whether I should go for it or I should not go for it. तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर ए होगा या सी होगा. Next question. Again, it is a normative economics. Which aspect of taxation involves normative economics? ये पहले भी किया था. Incidence fixed है, effect भी आपको पता है. Fairness of the tax, कि मैं आपके पास कितना इसमें एक्चुअल में बर्डन डाल रही हूँ और एक्चुअल में बर्डन नहीं डाल रही हूँ. That is to be taken as a normative aspect of the taxation. When the price of a substitute commodity X falls,
द डिमांड अभी पहले ही हम करके होते हैं, इट विल फॉल. If the quantity of the commodity demand remains unchanged as its price changes, the coefficient of the आपकी क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है बट आपका प्राइस जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो इट मींस आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी जीरो. यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ अ response. A consumer who is below the personal budget line may be spending all his personal income, is not spending all the personal income. तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाता है, इट इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन, में और मे नॉट. ऊपर वाला क्वेश्चन है आपके पास, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा गैप है. If the income elasticity, it is also a repeated question. I am just telling you the importance, ताकि अगर आपने पहली बारी रिकॉर्डिंग में मिस कर दिया, दूसरी बारी यू आर नॉट गोइंग टू मिस कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं जी. The substitution effect for the fall in the price of the commodity is given by what? A substitution effect बेटा. आपके पास ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आपके पास प्राइस लाइन है, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम पे आ गई हूँ. अब मान लो किसी चीज की जो प्राइस है वो फॉल कर गई है, तो व्हाट विल हैपन, आपकी रियल इनकम जो है वो राइज हो जाएगी, राइट? आपकी रियल इनकम राइज होगी तो आपकी प्राइस लाइन ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगी. बट यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है. A movement up movement नहीं हुई. A movement from a higher to the lower IC, no. A movement down a given IC or n of the above. I will go with option C, क्योंकि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, आप पहले इतना खरीद रहे थे, अब प्राइस फॉल कर गया, तो यू आर गोइंग टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी. तो आईसी में ही आप पहले जिस पॉइंट पे थे उस पॉइंट से आप नीचे आ जाओगे. दैट इज टू बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूशन. अगर इनकम इफेक्ट है तो आप राइटवर्ड शिफ्ट कर जाओगे, और अगर आपका सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट में रियल इनकम की बात कर रही हूँ, ओके. और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है तो आप सेम आईसी के ऊपर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाओगे. If a good has a price elasticity of demand greater than 1, it is to be considered as very easy question, price elastic. The income elasticity of demand measures what? It responsiveness of a change in demand to a change in income. So, क्योंकि आपके पास डिमांड है तो यहाँ पे डिमांड का ऑप्शन आएगा जी. Which of the following factor does not influence supply? Consumer preferences, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता. इन अ मार्केट इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय व्हाट? अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है जी? फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज टू बी टेकन एज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मिलके आपके प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं. सेंट्रल प्लानिंग और कंज्यूमर डिमांड, अभी मैंने आपको आंसर दे ही दिया, तो आपके पास ऑप्शन बी. Price elasticity of the demand is 3. It shows what? Price falls by 1 and demand rises by 3. Price rises by 1% and demand falls by 3%. Either A or B or neither A or B. Okay जी. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसने आपको 3 दिया है. वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता है, एज पर जो हमारी डेफिनेशन है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सप्रेस इट एज अ पॉजिटिव. तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो 3 है. When price rises by 1%, demand rises by 3%, और price falls by 1%, demand rises by 3%. आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या प्राइस के फॉल होने से डिमांड राइज करेगा 3%, या प्राइस के राइज होने से डिमांड फॉल करेगा बाय 3%? दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसका आंसर. अगर मैं इस चीज को मानती हूँ कि मेरा elasticity of demand coefficient is to be taken as 3 and negative sign is to be ignored, right? But अगर मैं यहाँ पर -3 को लेके चलती हूँ तो डेफिनेटली इसमें क्या आएगा कि अगर प्राइस राइजेस बाय 1% है तो डिमांड फॉल्स बाय 3% है, राइट? तो इसमें अब कौन सी मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल सकता है? आइदर ए और बी, और इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ द फर्स्ट वन, बी ऑप्शन होते. The demand for meals at a medium priced restaurant is elastic. ये आपकी बुक का क्वेश्चन है जी. इलास्टिक है. If the management of the restaurant is considering raising prices, it can expect a relatively what? देखो बच्चे, आपके पास पहला यहाँ पे क्या हिंट आ गया कि आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है. मीन्स
अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर रही हूँ, डिमांड चेंज हो रहा है, बट इट इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस चेंज, एक बहुत ही धुआंधार चेंज आ रहा है डिमांड में। 10% चेंज हुआ प्राइस में, बट डिमांड इज गोइंग टू चेंज इटसेल्फ बाय 20%, बाय 30%, बाय 40%। मैनेजमेंट ने क्या करना है, उन्होंने इज कंसीडरिंग रेजिंग प्राइसेस, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपने प्राइस को रेज करूं, तो वो क्या होगा, proportionate a large fall in the quantity demanded, नो चेंज नहीं हो सकता, स्मॉल चेंज इन द प्रोपोर्शनेटली इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अब मेरे पास क्या कह रहा है, वो राइज कर रहा है, राइज कर रहा है तो वो फॉल होगा। तो कौन सा फॉल होगा, प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली सेम था, बट यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है, तो इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। Availability of close substitute, as it is clear from the term, substitutes available, so it is going to be elastic. That is an exception to the law of demand. Everyone knows the answer of this question. Given good is to be taken as an exception to the law of demand. With the fall in the price of a commodity, demand for a commodity increases, it becomes relatively cheaper in comparison to the other commodities. This effect is called as what? देखो सीधा क्वेश्चन ही उसने डाला, वो कह रहा है कि आपकी गुड है, उसके प्राइस फॉल कर गए हैं, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इट, आपकी जो डिमांड है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई है, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ रैशनल कंज्यूमर क्या कंज्यूम करती हूँ, अ रिलेटिवली चीपर कमोडिटी। तो यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट कॉल होगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। देखो ये और ये तो बिल्कुल ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या इनकम इफेक्ट दोनों में से क्या आएगा, क्वेश्चन डाइसी है। फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, एज कंपेयर टू द रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज। इन कंपैरिजन मतलब ये गुड इन कंपैरिजन टू अदर गुड्स क्या बन गई है, सस्ती बन गई है। तो दिस इज टू बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यहीं पे बच्चे याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इट इज ऑलवेज टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर ये अदर कमोडिटीज वर्ड ना होता और मेरे पास सिंपल ये वर्ड होता कि एक्स की प्राइस फॉल हो गई है और उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो मैं यहाँ पे इनकम इफेक्ट को भी कंसीडर कर सकती थी, क्योंकि प्राइस के फॉल होने से आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है, बट उसने इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज दे दी है। दैट इज व्हाई आई हैव पिक्ड अप द चॉइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड वायलेट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, सिस्टम को वो फॉलो नहीं कर रहा, रादर इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब दैट सिस्टम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू गुड वर्ल्ड, टू गुड वर्ल्ड में सबसे पहला आपके पास क्या आ गया, यू शुड हैव एन आइडिया कि टू गुड्स में जो भी आपके पास अप्रोच डिफाइन होती है, दैट इज एन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो अब इसमें वो कह रहा है वॉयलेट मतलब वो तोड़ रहा है, वो क्या चीज है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स बिकम्स द इक्वल, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, ओके। द कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज स्टीपर देन द बजट लाइन एट द चूजन बंडल एंड द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग देयर इंटायर बजट। अब यहाँ पे वॉलेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज स्टीपर than the budget line at a chosen bundle, or the marginal utility per dollar spent on each good is equal. Consumer equilibrium in two good world में आपके पास पहला ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, बी और सी में वो क्या कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल और द कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज स्टीपर देन द बजट लाइन एट अ चूजन बंडल। अब आप अगर ग्राफ को ड्रॉ करोगे जी, तो ग्राफ में ड्रॉ करके ये प्राइस लाइन है और ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व आ गया, राइट। ये लोअर सेगमेंट है आपका, लोअर सेगमेंट में अब आपके पास ये चीज है, यहाँ पे वर्ड उसने बोला है स्टीपर देन द बजट लाइन एट द चूजन बंडल, जो भी बंडल उसने चूज किया है। और फर्स्ट में कि आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर, इन दोनों में से मेरे को सोच के बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बी और सी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कौन सी जो गुड है उसके ऊपर ये सिस्टम अप्लाई नहीं हो रहा, ओके।
क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ सोचने वाला है। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए, आप इसके ऊपर सोचिए एंड इन द विद इन 5 मिनट्स आई विल बी बैक विद द राइट आंसर। और अपना आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज है, स्टिपर का मतलब क्या होता है और आपका बी और सी में से क्या चीज है, राइट। The consumer surplus is the difference between the potential price and the actual price. Perfect. There exists an inverse relationship between the price and the consumer surplus. ये दोनों ही चीजें आपकी ठीक चल रही हैं जी। तो I will say कि both A and R are true. And is R is the correct explanation of A? There exists an inverse relationship between price and consumer surplus. Okay. तो इसमें दोनों statements true हैं and R is a correct explanation of A. In a mixed economy, resources are used as a result of what? Mixed economy जहां पे आपके पास government भी आ गई और firm भी आ गई है. Option number D is going to be taken as the right option. If the student's expenditure on airline travel increases as a consequence of more heavily discounted rates, students' demand for airline travel must have what? Students' expenditure on airline travel increase कर गया क्योंकि आपको क्या मिला है, हैवी डिस्काउंट्स मिले हैं। हैवी डिस्काउंट्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसकी प्राइस को डिस्काउंट पे मतलब डिस्काउंट दिया, मतलब उसकी प्राइस को मैंने फॉल कर दिया। तो यहाँ पे उसने क्या है कि इंक्रीजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोर हेवनली डिस्काउंट, मतलब मैंने आपको बहुत भारी भारी डिस्काउंट दिए हैं। 100 के पीछे मैंने आपको 40% डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये जो एयरलाइन ट्रेवल है वो इनकम इलास्टिक थी या प्राइस इलास्टिक थी, इनकम इन इलास्टिक थी या प्राइस इन इलास्टिक थी। देखो बच्चे, यहाँ पे आपके प्राइस के फॉल होने से रियल इनकम इंक्रीज की, आपका एक्सपेंडिचर जरूर इंक्रीज किया, बट जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो प्राइस को मिल रहा है। तो आई विल पिक अप द ऑप्शन सी कि यहाँ पे जो प्राइस की रिस्पॉन्सिवनेस हुई है कि प्राइस फॉल हुआ तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो आई विल गो फॉर ऑप्शन सी। Shift in the demand is caused by a changes in what? Shift in the demand curve. Non-price factors means आपके पास यहाँ पे non-price factors में क्या आ गया? It is to be taken as a spice. Price of substitute goods, preferences, आपके पास income, price of complementary goods and expectations. Shift है, rightward shift भी हो सकता है, leftward. Of course, price नहीं होगा, cost नहीं होगा, raw material नहीं होगा। तो आपके पास शिफ्ट जो है वो किसके लिए हो गया? स्पाइस के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? लेट क्यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे क्यू एक्स की आपके पास, अगर आप अपनी बुक में स्कैनर में ये क्वेश्चन देखोगे जी, तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? यहाँ पे आपके पास क्यू एक्स इक्वल्स टू 1500 अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ये गिवन है जी, right? So elasticity of the demand for good X, it falls from 8 to 2A. तो what would be the elasticity of demand? देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं, आपको पता है कि QD क्या होता है? इट इज A माइनस BP, मतलब P के साथ जो भी वैल्यू पड़ी है इट इज टू बी टेकन एज माई स्लोप। अब अगर मेरा QX, अगर मेरा प्राइस 8 हो जाता है, 1500 डिवाइडेड बाय 8, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? आई बिलीव सो इट इज गोइंग टू बी अ 187.5। प्लीज चेक आउट द कैलकुलेशन। और ये मेरा क्या बन गया? दिस इज गोइंग टू बी माई Q1। और अगर मैं Q2 निकालती हूँ, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना बन जाएगा आपका? इट इज गोइंग टू बी, सॉरी, इट इज नॉट 6, इट इज 2। 2 से डिवाइड किया मैंने, सो इट इज गोइंग टू बी, ये क्लियर है, ये 750 आ गया। तो अब अगर मैं आपको इसके बाद दो वैल्यूज दूं, आपके पास क्या वैल्यूज आ गई जी? दो, यू हैव गॉट P1 एज 8 एंड 2, Q आपके पास आया 187.5 एंड 750।
तो अब आपने कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपके पास आर्क मेथड है। आर्क मेथड आपको क्या कहता है, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू it's going to be P2 plus P1 divided by Q2 plus Q1. तो डेल्टा Q कितना हो गया जी 750 माइनस 187.5। डेल्टा P कितना हो गया, दैट इज टू बी टेकन एज 2 माइनस 8 इंटू P2 ये 10 हो गया, और नीचे जब मैं ऐड करूंगी 750 प्लस 187.5। प्लीज स्टूडेंट्स इसको ऐड अप कीजिए एंड आई होप योर जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे ये 6 आ गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट आंसर 1। प्लीज डू कैलकुलेट एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 1। अगर anyone has got any doubt, please let me know. But definitely you will get answer 1. I have told you how to do the calculations. With the reference to arc elasticity, it measures the responsiveness of a demand on the demand curve. Midpoint है जी, तो between 2 points है. Which of the following elasticity measure a movement along a curve rather than the shift in the demand curve? आपको पता है कि आपके पास जब ये demand curve है along the curve, मतलब यहाँ पे point है, मैं इधर ऊपर भी shift कर सकती हूँ, मैं नीचे भी shift कर सकती हूँ. What is this called as? This is to be called as an expansion and contraction. तो ये किसकी वजह से होगा? It is going to be there for income price elasticity of demand, not for cross and income elasticity of demand. Which of the following refers to the study of the total or aggregate level of output, income, employment, consumption? I hope you all know the answer. Its answer is going to be taken as a macroeconomics. It is a repeated question G between any 2 points. Which of the following is not a merit of a socialistic economy? It provides equal access to the healthcare and education. Workers are no longer exploited because they own the business of production, means of production. Profits are not spread equitably among all the workers according to their individual contribution. Natural resources are preserved for the good of the whole. Okay, वो आपसे क्या पूछ रहा है? Is not a merit of a socialistic economy. तो I think it is going to be a C option. What do you say? कि profits are spread. जैसे जैसे आपकी contribution है, आपको उस हिसाब से I am going to distribute the profit. So your answer is going to be option number C. Which of the following is not dealt with? Not dealt means उसका part नहीं है, that is of microeconomics. The effect of agricultural subsidies on the price of milk, okay. The difference between the market for skilled labor versus the market of unskilled labor, okay. Issues related to the structure and the performance of the healthcare sector, right. Policies that affect the level of aggregate consumption. देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्सिडीज लेती हूँ ऑन द प्राइस ऑफ मिल्क, मिल्क एक कमोडिटी है, सो इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ माइक्रो. अगला स्किल्ड एंड अनस्किल्ड है, हेल्थ केयर सेक्टर भी एक पार्ट है. यहाँ पे उसने जहां पे वर्ड उसका डिक्शनरी वर्ड जो उसका सिग्नेटरी वर्ड है एग्रीगेट आ गया, मतलब माय ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ डी, क्योंकि एग्रीगेट को मैं माइक्रो लेवल के ऊपर डिस्कस नहीं करती हूँ. Which of the following areas of the study refers to the application of economic theory and the tools of the analysis of the decision science to examine how an organization can achieve its aim or objective most efficiently? Business economics, micro, macro और econometrics. My dear students, first पेज के ऊपर ही आपको ये चीज बहुत क्लियर कट बता दी जाती है कि जो आपके सिलेबस में है इट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको किसी चीज की नॉलेज दे रही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स उस टूल्स को उसको एनालाइज कर रही है, एनालिसिस उसका हो रहा है, उसकी एप्लीकेशन हो रही है, तो इस बेसिस के ऊपर इसका आंसर क्या बनता है जी, इट इज टू बी टेकन एज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स. If we notice that an increase in the price of a product X causes a reduction in the demand for good Y, what type of these two goods? Increase in the price of good X causes a reduction in the demand for Y. आपका आंसर तैयार हो जाना चाहिए. It is going to be taken as a complements in consumption, क्योंकि यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है, तो don't go for production. It is going to be taken as a consumption.
Why is the supply of eggs inelastic? Eggs cannot be stored, or eggs are perishable. Eggs cannot be stored. Yes, it is difficult to store them and they are perishable. So I will go for both the options. If the price of the good increases, then what will happen? The demand for complementary goods will increase, the demand for good will increase, the demand for substitute will increase, or the demand for good will decrease. देखो, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने बोला कि प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज कर गई है, तो नेचुरली उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड नहीं करेगी, डिमांड फॉर गुड नहीं करेगा, डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट यस, अगर एक्स की मान लो इंक्रीज की है तो डिमांड फॉर वाई भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो आई विल गो फॉर ऑप्शन सी. When goods are complementary, I hope everyone knows that indifference curve is possible to be defined in case of substitute goods only. We cannot define indifference curve in case of complementary goods, and in case of complementary goods, आपका जो IC होता है, it is like this. It is a right angled or it is to be taken as a L-shaped curve. तो consist of two straight lines with the right angle bend. ये जो है, ये right angle bend है. Okay. So your answer is going to be a C option. A dealer sells only two brands of motorcycle, Royal and Hero. When the price of Royal rises by 10%, the demand for Hero increases by 15%. Okay. What is the cross? A cross elasticity of demand का formula क्या होता है students? It is going to be taken as a delta QX upon delta PY into पी वाई अपॉन क्यू एक्स. मतलब डिमांड फॉर जो भी आपके पास एक्स है, अगर मैं इसको एक्स मान लेती हूँ और इसको मैं वाई मान लेती हूँ. व्हेन द प्राइस ऑफ रॉयल राइजेस, ओके, प्राइस ऑफ रॉयल है तो हम इसको चेंज करते हैं जी. यस, इसको y मान लिया और इसको x मान लिया, राइट. तो आपका परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 15 है, और आपके पास ये है परसेंटेज वाला फार्मूला लग गया, आपके पास परसेंटेज गिवन थी, आपके पास क्यों, अब यहाँ पे चॉइस है जी, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपको ये तो पता चल गया कि योर आंसर इज गोइंग टू बी 1.5, 15 है और 10 है. But what is the precaution to be taken? Is it going to be taken as a plus or is it to be taken as a minus? Royal and Hero क्या चीज है? They are the substitute goods. Okay? तो आपका जो साइन है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर वो नेगेटिव आता है तो इट इज टू बी टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है तो मींस उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. अगर वो लेस देन 1 आता है, इट मींस उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, वेरी फ्यू सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. तो यहाँ पे कंसीडरिंग कि ये दोनों चीजें जो हैं दे आर टू बी अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, आई विल गो फॉर ऑप्शन ए. Price in the capitalistic economy is determined by market forces of demand and supply. Sarah runs a lemonade stall. Her decision involved demand, pricing, profits within her small business. Which level of the economy does this represent? Of course, Sarah runs a lemonade. एक individual की बात हो रही है. So it is going to have a micro economy. In which economy are the material means of production owned by the whole community, represented by the state? Very good answer. It is a socialistic economy. Which of the following is related to the total arrangement for the production and the distribution of goods and services in the society? So what type of system arrangement इसको हम क्या बोलेंगे? It is to be called as a economic system. Business economics is basically concerned with what? It is concerned with the microeconomics, right students? स्टूडेंट्स, अभी तक के मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसमें दो ट्विस्ट दिए थे. एक मैंने आपसे पूछा था कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 5 मिनट दिए थे. चेक आउट द क्वेश्चन, लेट मी सी कि कितनों ने इसका आंसर क्या दिया है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको क्या बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वायलेट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू वर्ल्ड केस. तो आपने
मैंने आपको जो चॉइस दी थी वो बी और सी में से दी थी कि कौन सी चीज है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अप्लाई नहीं कर रही है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही है वो, और इस सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड, कुछ बच्चों ने मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में पूछा भी है और उन्होंने बी को भी आंसर किया है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, आपको पता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी MUM क्या होती है, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच यूनिट इज को इक्वल, वो तो चेंज हो ही नहीं सकती है। तो कौन सी चीज है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को वॉलेटाइल कर रही है, वॉलेट कर रही है? दैट कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज डीपर देन द बजट लाइन एट अ चूजन बंडल, राइट? क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले रिकॉर्डिंग करके, सॉरी, ग्राफ बना के भी दिखाया था कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये आपकी प्राइस लाइन है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, टेंजेंट होंगे, टच करेंगे, दैट पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर जो आ जाएगा दैट वुड बी अ सी ऑप्शन। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए नॉर्मेटिव साइंस क्या चीज है। इफ यू रिमेंबर उसके ऑप्शंस क्या थे जो मैंने आपको बोला था, इज इट टू बी टेकन एज अ प्रिस्क्रिप्टिव, इज इट टू बी टेकन एज एन अप्लाइड, और इज इट टू बी टेकन एज अ नन? स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रिस्क्रिप्टिव का बताया था कि प्रिस्क्रिप्टिव साइंस क्या होती है, कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है और आप उसको एज इट इज ले रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। बच्चों ने क्या किया कमेंट बॉक्स में, ये सोच के कि वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ए को एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने सी ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड डी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या था, दैट इज टू बी टेकन एज अ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है? वेयर आई एम गोइंग टू गिव यू अ सुजेशन। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। वाई वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स? क्योंकि हमने जो माइक्रो के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स बन गया है, एक्शन, एग्जीक्यूट, एनालिसिस कर लिया। पर नॉर्मेटिव साइंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ सिंपल डिसीजन, एक ओपिनियन दे रहे हैं, इट शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी देयर। तो डोंट फॉरगेट, कभी ना कभी एक क्वेश्चन में डी ऑप्शन जहां पे नन ऑफ द अबव है उसको भी हम टिक कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में most of the students have given me a wrong answer by opting for C option as an applied economics. No, this is not a right option. Normative science क्या होती है, where I am going to have a just a suggestion, or it is to be taken as an opinion based. A decision making has to be done. With this, let's continue to the next question. ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। Yes. Next question क्या है जी? If the price elasticity of a demand from the firm product is -1/2 and the price increases by 5%. Students, देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, बट उसके अगर आप ऑप्शंस को स्टडी करोगे तो ऑप्शंस थोड़े टेढ़े हैं इसमें। वो आपसे क्या कह रहे हैं जी? प्राइस इलास्टिसिटी आपके पास 1.2 है, मीन्स यू हैव टू टेक इट एज अ ग्रेटर देन 1, and price increases by 5%, greater than 1। आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, प्राइस आपकी इंक्रीजेस बाय 5% है, मतलब मेरे को डायरेक्शन क्या मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है इट इंक्रीजेस बाय। अब यहाँ पे बात पहले वो क्या कर रहा है, रेवेन्यू की बात कर रहा है। प्रॉफिट को भी आप दिमाग में मत रखो। अब रेवेन्यू, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने रेवेन्यू के बारे में रिलेशनशिप पढ़ा है, तो जब मैं रेवेन्यू को कंसीडर करती हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर करती हूँ या टोटल रेवेन्यू को कंसीडर करती हूँ, उसमें प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, या आप कह लो टोटल एक्सपेंडिचर, ग्रेटर देन 1 कब होते हैं? जब उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कि प्राइस के इंक्रीज होने से आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज करेगा या टोटल एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज करेगा। दैट इज टू बी टेकन एज एन इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे 1.2 है तो ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स एक पॉइंट तो मेरे पास क्लियर हो गया कि इस केस में मेरा टोटल रेवेन्यू क्या करना चाहिए, इट शुड डिक्रीज।
तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो बच रहे हैं वो आ रहा है बी और सी में, क्योंकि यहाँ पे वो इंक्रीज कह रहा है, यहाँ पे भी वो इंक्रीज कह रहा है। अब टोटल रेवेन्यू वो कह रहा है डिक्रीज हो सकता है, बट इसके साथ वो प्रॉफिट कह रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज होगा, और यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रॉफिट में इंक्रीज। स्टूडेंट्स, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो प्राइस इंक्रीज होने से अगर आपका रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक डिमांड है, बट आपका मार्जिन भी तो उतना ज्यादा है। इलास्टिक डिमांड रिमेंबर क्या चीज होती है? जहां पे थोड़ा से प्राइस के चेंज के साथ द डिमांड इज गोइंग टू बी टू मच, चेंज इन डिमांड इज गोइंग टू बी टू मच। तो यहाँ पर इस लॉजिक के ऊपर की, क्योंकि वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड, आई विल से कि आपका जो प्रॉफिट है दिस में इंक्रीज इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दिस विल डिक्रीज। नो, आई विल नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिमांड फंक्शन इज दिस, इफ प्राइस इज दिस देन द प्राइस इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये रिलेशनशिप करके बताया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ए माइनस बी पी। यहाँ पे बी क्या है? बी इज टू बी टेकन एज अ स्लोप, पी क्या है? प्राइस है, और डी क्या है? आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब आपके पास प्राइस गिवन है, तो 1000 -50 इंटू 10, आपके पास क्वांटिटी भी कितनी आ गई है जी? 500 आ गई है। और वो मेरे से क्या पूछ रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी तो स्लोप है मेरी, बी है, और बी मेरे पास यहाँ पे कितना गिवन है? इट इज गिवन आउट टू बी 50 इंटू आपके पास पी कितना है? पी 10 है, क्वांटिटी आपके पास कितनी आ गई? 500। तो आपके पास इसका आंसर 1, हियर इट इज ऑप्शन बी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया जी? 1 आ गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन, डोंट इग्नोर द फार्मूला पार्ट, एंड दिस फार्मूला, दिस इक्वेशन डिमांड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। QD आपका A माइनस बीपी होगा, QS आपका A प्लस बीपी होगा, और B क्या है? इट इज टू बी टेकन एज अ स्लोप, और B की जो वैल्यू है इस फार्मूला में किसके इक्वल होगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डोंट फॉरगेट दिस। Which of the following about indifference curve is false? Higher the indifference curve represents the higher level of satisfaction. Absolutely right. Indifference curve is negatively sloped. Yes, it is a downward sloping curve. Intersecting point of two indifference curve represents highest satisfaction. यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो इंडिफरेंस कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो वहां पे हाईएस्ट, बट मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि two ICs can never intersect each other. Yes, so I have got an answer. The answer is going to be a C option. And D, never jump to the conclusion without seeing all the options. D क्या कह रहा है? Indifference curve is convex to the origin. Yes, it is convex to the origin. Next question. Price of a commodity is 10. Okay, price is 10 and the quantity supplied is 500. Okay. Price elasticity of supply is 1.25, right? At what price will supply increase by 20%? स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है आपका करने वाला। वो क्या पूछ रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस जो आपकी सप्लाई है इट विल इंक्रीज बाय 20%। अब 20% आपको यहाँ पे दे रखी है वैल्यू, राइट? अब आपके पास क्वेश्चन क्या चीज है? परसेंटेज मेथड का क्या फार्मूला है आपके पास? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? तो यहाँ पे ये 1.25 है, राइट? ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड आता है और नीचे आता है आपके पास प्राइस, परसेंटेज चेंज। तो 1.25 इंटू 20 अगर मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा आपका, राइट? Just check it out. I hope it is coming out to be 16. Please check if it is coming out to be 16 or not. राइट? ये आपके पास 16 आना चाहिए। अब वो मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 10 प्राइस थी तो प्राइस सप्लाई विल इंक्रीज बाय 20%। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई प्राइस कितना आया है? इट इज 16%। तो मेरे को 16% किसका निकालना है? ऑफ 10 का निकालना है। क्योंकि अगर मेरे पास डेल्टा पी नहीं बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाया है
दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने ये फार्मूला लगाया है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, जो भी डिवाइड करना है जैसे भी है मैथमेटिकली, यू विल फाइंड आउट कि आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो आएगा वो 16% आएगा। मैंने क्रॉस चेक करके देखा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 16%। अब आगे वो पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस विल इंक्रीज बाय 20%। मतलब मेरे को इनिशियल जो प्राइस गिवन थी वो 10 थी, तो यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया, वो 16% आया। तो 16% ऑफ 10 मैं निकालूंगी। 16% ऑफ 10 कितना आ गया? 1.6 आ गया आपके पास। तो ओरिजिनल प्राइस आपके पास अगर 10 थी, तो जो न्यू प्राइस वो क्या हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 10 प्लस 1.6, 11.6. I do have this option, so this is going to be your B option. थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये, बट आई होप आपको फार्मूला एप्लीकेशन दिमाग में जैसे ही आया आपने फार्मूला लगाया। क्यों मैंने परसेंटेज वाला फार्मूला लगाया? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गिवन थी, ये वैल्यू मेरे पास गिवन थी। मैंने इनको सॉल्व करके परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लिया जो कि 16% है। अब ओरिजिनल प्राइस मेरा 10 था, तो 16% ऑफ 10 मेरा कितना हो गया? इट इज 1.6। तो कितने प्राइस पे मेरा जो सप्लाई इंक्रीज है, इट इज गोइंग टू बी 20%। ओरिजिनल अगर मेरा 10 था और मेरे पास चेंज होके वो उसका 1.6 आया है, उसमें मैं एडअप कर दूंगी, तो मेरे पास जो न्यू प्राइस है वो क्या हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 11.6। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। अगर MRTP में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको पेपर में ये चीज एक्सपेक्टेड है जी। Another question. Mr. X and Mr. Y are rich rivals. Okay. Mr. Y stops wearing the same dress as Mr. X and wants an even more expensive one. Oh my God. Question देखो जी, यहाँ पे वर्ड्स पकड़ो आप। वो कह रहे हैं कि मेरे पास दो बंदे हैं जो कि रिच राइवल्स हैं, दोनों का आपस में रिच है। आप ये देख लो कि यहाँ पे जैकमा और एलॉन मस्क है। मिस्टर वाई स्टॉप्स वेयरिंग द सेम ड्रेस एज मिस्टर एक्स। जो एक्स ने पहनी हुई थी वो वाई ने पहनी छोड़ दी है और उससे भी महंगी वाली ड्रेस चाहता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ गए हैं, इन चार इफेक्ट में से ये तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। पहले हमने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखा था, फिर हमने बैड वैगन इफेक्ट भी देखा था एसोसिएटेड विद द ग्रुप। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करता है वो उससे हटना चाहता है, दैट इज डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द ग्रुप। ही वांट्स टू बी एन एक्सक्लूसिव, कि यस सबके पास वो चीज है तो मेरे पास वो चीज नहीं होनी चाहिए, आई एम डिफरेंट। और जहां पे एक्सक्लूसिव पेक्यूलियर पॉइंट आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट इज दिस टू बी टेकन एज? दिस इज टू बी टेकन एज अ स्नोब इफेक्ट। मैं फिर से बता रही हूँ, ये चारों इफेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैड वैगन क्या होता है? टू बी एसोसिएटेड विद द ग्रुप। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? टू एमुलेट, टू कॉपी योर रोल मेंटोर। आप जिसको भी अपना रोल मॉडल मान के चलते हैं, जिसको भी आपको अपना मेंटोर मानना है, तो वो चीज जो हो जाती है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो जाती है। स्नोब इफेक्ट होता है कि जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, आप उस कम्युनिटी में से बाहर निकलना चाहते हो। नो, आई एम नॉट लाइक देम, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एंड वेबलन इफेक्ट क्या होता है? हाईली ब्रांडेड गुड्स, हाईली क्वालिटेटिव गुड्स जो होती है, हाईली प्राइस्ड गुड्स जो होती हैं, उसमें आपके पास वेबलन इफेक्ट आता है, विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू अस बाय प्रोफेसर वेबलन, एंड ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड कॉन्सिपिक्वस। If income elasticity is greater than 1, I hope you all know the answer of this question. It is going to be taken as a luxury good. मैं अभी के अभी आपको इसके explanation पीछे वाली क्वेश्चन में दे के हटी हूँ। Next question जी. An increase in consumer surplus is likely to occur when there is a rise in the price of a good, there is a fall in the price of a good. डिमांड और सप्लाई का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। देखो जी, अब आप सबको पता है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। Consumer surplus is the difference what the consumer is willing to pay and what the consumer has actually paid. Right? आप कितना देने के लिए तैयार हो और एक्चुअल में आपको कितना देना है। यू आर वेरी वेरी थर्स्टी और आपको लग रहा है कि किसी भी कीमत के ऊपर बस मेरे को पानी मिल जाए तो मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जस्ट फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर बॉटल आप 100 रुपीज देने के लिए तैयार हो। तो ये हो गया मेरा विलिंगनेस टू पे। बट जब आप मार्केट में गए, एक्चुअली आपको पे करना पड़ा 70 रुपीज, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया ₹30। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये इंक्रीज कब करेगा,
ऑफ कोर्स अगर मेरी ये विलिंगनेस तो सब्जेक्टिव है ना, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बट एक्चुअली मतलब मार्केट में मेरे को कितना देना पड़ेगा, अगर कम देना पड़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा, अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को इंक्रीज का क्वेश्चन पूछा है, इट मीन्स देयर इज अ fall in the price of a good, it's not going to be a rise. So my right choice is B. Which tool does the ordinary utility approach use to analyze consumer behavior? Hicksian approach, Hicksian approach, ordinal approach or indifference curve approach. One is the same thing. कार्डिनल को क्रिटिसाइज करके हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी आई थी। ऑर्डिनल यूटिलिटी आपको किसने दी थी? हिक्स ने दी थी। हिक्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? इंडिफरेंस कर्व का। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी अ ए ऑप्शन। Another numerical, price of a coffee rises from, let's see, price of a coffee 30 से 40 हो गई है जी। एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर जो टी है वो 10 to 15 हो गया। पहला नॉक नॉक कि ये जो कॉफी और टी है, व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूट गुड। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट गुड ले रही हूँ, मेरे को पता है कि मेरा जो कॉफिशिएंट है इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ओनली। यहाँ पे जो नेगेटिव आंसर है इसमें कोई चॉइस ही नहीं, मतलब डी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे एक नेगेटिव होगा जो मिस हो गया यहाँ पे। तो जहां पे भी नेगेटिव आएगा सब्स्टिट्यूशन में, आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। लेट्स फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला, डेल्टा क्यू टी अपॉन डेल्टा पी सी इंटू पी सी अपॉन क्यू टी, क्योंकि टी की जो डिमांड है वो चेंज हुई थी। डेल्टा क्यू टी कितना आ गया जी? इट्स गोइंग टू बी 5, पी सी कितना आ गया 10 इंटू 30 अपॉन 10। तो आपके पास ये कट गया है, आपके पास 15/10 आ गया जी। योर आंसर इज गोइंग टू बी 1.5। अगर बी और सी में कोई भी साइन नहीं है जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप माइनस का साइन अगर ना हो तो आप बी नहीं टिक करोगे, तो भी आप कौन सा साइन चेक करोगे? सी, क्योंकि एग्जामिनर क्या सी देखना चाहता है कि क्या स्टूडेंट को ये पता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इन केस यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं भी आ रहा और आपके पास बी और सी के दो ऑप्शंस हैं, यू नीड टू गो फॉर द बेस्ट, सो यू विल टिक योर सी ऑप्शन, ना कि आप बी ऑप्शन को करेंगे। Again, another numerical, change in demand is 60%, change in advertisement expenditure is 20%. Then what is the advertisement elasticity? Okay जी, आपके पास advertisement elasticity का formula direct है जी, that is a change in the advertisement or upon the change in the expenditure. तो आपके पास ये 60/20 आ गया, आपके पास ये हमेशा positive ही होगा. It is not to be taken as a negative, so your answer is going to be 3. How is economic production distinguished from non-market household activities? Now, what is this non-market household activities? Non-economic activities, right? क्योंकि non-market household वो activities जो आप कर रहे हो, but they are not meant for to be, they are not meant for market purpose, they are not meant to be exchanged in the market. तो यहाँ ओ lovely वो word ही यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, that is going to be taken as a exchange in the market value. You should remember कि आपकी एक्टिविटी कैन बी सेम, इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, मान लो चीज बना रही हूँ घर पे, आई एम बीइंग अ हाउसवाइफ, मैंने घर पे खाना बनाया, राइट, सो इट हैज नो मॉनेटरी वैल्यू। बट अगर सेम खाना आई एम गोइंग टू हैव अ टिफिन सिस्टम और मैं उसको किसी के यहाँ डिलीवर करवा रही हूँ, आई एम गोइंग टू गेट अ प्राइस फॉर दैट, मार्केट वैल्यू उसकी मिल रही है। तो वो सेम एक्टिविटी आपकी क्या बन जाएगी जी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने दिया है, अगर साइंस ऑफ वेल्थ होता तो इसका आंसर कुछ और होता जी। द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ साइंस incorporates the elements of macroeconomics, interdisciplinary in nature, all of the above. घबराना किस बात का? all of the above है, आंखें बंद करके जी इसको आप टिक कीजिए। Which country is purely a socialistic economy? Is it USSR? यहाँ पे आके कई बच्चे फंसते हैं क्योंकि उनको यूएसएसआर नहीं पता और उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे बेचारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे पैदा हुए तब तक यूएसएसआर स्प्लिट हो चुका था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूएसएसआर कुछ नहीं है,
इट इज जस्ट अ रशिया ओनली एट प्रेजेंट। पहले हमारे पास ये सोवियत यूनियन होता था, जो आज की डेट में आप ये फाइट देख रहे हो ना, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते थे यूएसएसआर के। 1991 में अगर इंडिया में एलपीजी की पॉलिसी आई, 1991 में ही ये यूएसएसआर सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट था स्प्लिट हो गया इनटू पार्ट्स, रशिया, यूक्रेन एंड ऑल दिस थिंग्स। अब इसमें वो पूछ रहा है प्योरली सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तो यहाँ पे इसका आंसर भी यूएसएसआर ही बनता है, क्योंकि यूएसएसआर वाज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ socialistic economy at the time of independence. India picked all the good points of a socialistic economy considering USSR. Historically, USSR was a best friend of India, और आज की डेट में भी आप देख रहे हो कि रशिया के साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी है। रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स व्हाट? सबसे पहली लाइन ही इकोनॉमिक्स में आपको क्या बताई जाती है, दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर, बट नॉट ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ओनली अ rational human behavior. So what do we mean by the term rational? Means the one who is aware about the goals to be achieved, the one who knows कि मैंने अपने कोई भी resources को waste नहीं करना, the one who knows कि मेरे पास इतना ही time period है और इस time period में मैंने अपना जो target है वो achieve करना है। तो one's choice be arrived at logically and without error, okay. One choice be consistent with one's goal, okay. One choice never vary, okay. The consumer aims for the highest satisfaction. A rational decision making, देखो हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लॉजिकली वाला पॉइंट तो ठीक था, बट उसमें एरर ना होना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ, मतलब हम गलती के पुतले हैं, हमारे से गलतियां होती हैं। कंसिस्टेंट विद वंस गोल, ये भी पॉइंट कुछ ठीक है। वंस चॉइस नेवर वेरी, नो दिस इज नॉट द थिंग बिकॉज इट विल चेंज। और एज अ कंज्यूमर मैं किसके लिए एम करता हूँ, आपको पता है कि मेरी कंज्यूमर एज एन इकोनॉमिक एजेंट मेरा एम क्या है, टू मैक्सिमाइज माई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज अ बी ऑप्शन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। अब अगर बच्चों को याद हो, आपको क्लास में भी ये चीज बताई गई थी कि एक आपके पास नॉर्मल गुड है, एक आपके पास इंफीरियर गुड है, एंड द अदर वन इज टू बी टेकन एज अ गिवन गुड। अब गिवन गुड्स क्या है, दे ये मेरे पास अगर इंफीरियर गुड्स हैं, सो दीज आर टू बी टेकन एज माई गिवन गुड्स। हाउ डू आई रीड दिस, कि ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। फिर बच्चे पूछते हैं मैम ये चीज समझ में नहीं आई, कौन से इंफीरियर गुड्स हैं जिसमें जिसको हम गिवन गुड्स बोलते हैं, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ कि बच्चे जिसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, बार बार आपको बताया जा रहा है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। बट गिवन गुड्स क्या चीज है, जहां पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होते होते भी वो आउटवे कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं था, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, तो आई थॉट आई शुड मेक दिस थिंग क्लियर। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर, मतलब वो पॉजिटिव तो है बट वो स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट, या वैसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल कब होगा, गुड्स आर गोइंग टू बी द क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स, डेफिनेटली। अब आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलती हूँ कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे, एज पर द गिवन टॉपिक। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का स्ट्रॉन्गर देख रही हूँ, ऐसे ही हम इनकम का भी देख सकते हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, मेरे को टी से कॉफी के ऊपर स्विच करना है, तो मेरे को ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा, मेरे को कोई इनकन्वीनियंस ज्यादा नहीं हो रही, बहुत इजीली मैं अपने आप को ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट कर सकती हूँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर सकती हूँ। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड कर्व क्या करेगा जी, आई होप, क्योंकि ये अपवर्ड होता है, एक ही प्राइस अगर एक ही प्राइस आपकी इंक्रीज करेगी, तो दूसरे की जो डिमांड है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो इट इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, स्लोप अपवर्ड, सो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ ए ऑप्शन। Cross elasticity between Royal and Hero when the price of the Royal rises by 10% and Hero's demand increases by 15%. हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बट पहले इसकी जो स्टेटमेंट थी बहुत लंबी थी,
यहाँ पे आके वो स्टेटमेंट थोड़ी उन्होंने कट शॉर्ट कर दी है। तो यहाँ से तो मेरे को क्या पता चला कि रॉयल और हीरो जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो माय आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब या तो मेरा आंसर ए हो सकता है या मेरा आंसर सी हो सकता है। तो आपके पास 10% है और 15% है। डिमांड इंक्रीजेस बाय 15%, percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in price. So your answer is going to be 1.5. When elasticity of demand is equal to 0, elasticity of demand is said to be what? अब जीरो कब होता है जी? आपके पास जब डिमांड आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, प्राइस चेंज होती जा रही है, बट ईडी क्या है? इट इज इक्वल टू जीरो। तो व्हेन दैट इज हैपन, व्हेन यू हैव गॉट अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सेम क्वेश्चन है जी, घुमा फिरा के पूछा गया है, और राइज इन प्राइस कब होगा या क्या करेगा वो? क्या वो इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस करेगा, क्या वो डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस करेगा, या नो चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस होगा? स्टूडेंट्स, तभी मैंने वहीं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो यहाँ पे अब मेरे को लगता है कि आपका आंसर तैयार है, एंड यू ऑल एग्री कि अगर राइज इन प्राइस होगा तो कंज्यूमर सरप्लस आपका क्या कर जाएगा जी? डिक्रीज कर जाएगा। A small price change in price leads to a large change in demand. Everybody make a tick. मैं टिक नहीं मारने वाली हूँ, आप टिक मारिए जी। एंड एब्सोल्युटली राइट, जितने भी टिक मारा है बिल्कुल ठीक है जी। इसका आंसर इज इलास्टिक डिमांड। A change in the relationship between price and quantity supplied, again a repetition, proportionate. A consumer is in equilibrium when budget line is tangent to the indifference curve. Okay, आपको पता है जी ये indifference curve है, और through indifference curve मेरे पास two conditions हैं to call a consumer at an equilibrium. पहला क्या है कि मेरा जो indifference curve है वो क्या होना चाहिए? It has to be a convex to the origin, और ये first condition है। Second condition क्या है? Slope of IC should be equal to स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। अब स्लोप ऑफ आईसी क्या होती है? एमआरएस होती है, और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या होती है? पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। अब यहाँ पे बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, यस, क्योंकि अगर मैं ग्राफ भी आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व है, ये है, तो वो टेंजेंट भी है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे दोनों की स्लोप भी इक्वल है, तो माय कंडीशन आइदर ए और बी। सेकेंड कंडीशन बच्चे, इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। वन इज द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एवरीबडी नोज दैट इट इज अ डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइज इन द सप्लाई एंड डिमांड इन अ इक्वल प्रोपोर्शन किसके लिए रिजल्ट निकलता है? अ राइज इन, अब देखो जी, इन अ इक्वल प्रोपोर्शन, जहां पे फंस गए बच्चे, ग्राफ बनाओ। आपके पास ये चीज है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज टू बी टेकन एज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इंक्रीज इन सप्लाई भी हो रहा है और इंक्रीज इन डिमांड भी हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई हो गया S1, इंक्रीज इन डिमांड हो गया D1, बट इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो आप क्या देख रहे हो कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट डेफिनेटली आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। तो किसी भी तरीके का आपके मन में डर ही नहीं रहेगा कि इस डायग्राम को बनाने में सिर्फ 5 सेकंड लगे, बट आपका एक नंबर पूरी तरीके से सिक्योर हो गया, क्योंकि आपके ग्राफ ने इसको सपोर्ट कर दिया है। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी क्या है जी? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। देखो कितनी बारी कभी वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ रहा है, कभी वो किसी और चीज की फॉर्म में पूछ रहा है, और यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन आ गया दैट क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफी क्या चीज है? इट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड, सो इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। Here, my students, you can see that from chapter 1 and 2, we have completed almost 136 questions. कुछ repeated भी थे और कुछ बहुत ही अटपटे से भी थे। अटपटे का मतलब क्या है? चैलेंजिंग थे। बट मेरा जो यहाँ पे एफर्ट था वो आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस का आंसर देना ही नहीं, बल्कि एक सही एक्सप्लेनेशन विद द प्रॉपर लॉजिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स। आपको 2 क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे,
तो उस पर्पस के साथ मैंने ये कोशिश की कि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और पेपर करते वक्त आपके मन में किसी भी तरीके की कोई भी एंजाइटी, कोई भी नर्वसनेस ना आए और आप बड़े कॉन्फिडेंटली इन 2 चैप्टर्स में से अपने जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकें। होप you like this session. All the best and stay connected for your next video. See you. And I am Ishita, a CA finalist. मैंने अपनी कोचिंग यहीं RMS इंस्टीट्यूट से ली है. I got 323 out of 600 marks. यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं. इवन हमारा जो लास्ट टेस्ट था उसमें से सेम क्वेश्चन कॉस्ट के एग्जाम में आ गया था. अबाउट डाउट सेशंस बहुत ही अच्छे होते हैं. हमें इजीली सब कुछ क्लियर हो जाता है जो भी हमारे डाउट्स होते हैं. स्पेशली साहिल सर ने हमारे मतलब जितने भी मेरे बैचमेट्स थे सबको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया. नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम या फिर उनके सब्जेक्ट्स का ही नहीं, सारे एग्जाम्स में बहुत मोटिवेट किया. एनी मैम ने हमें शेड्यूल बना के दे दिया था कि हमें कैसे अपना लॉ का देखना है, जीएसटी का देखना है, या कोई भी सब्जेक्ट है हमें कैसे हैंडल करना है उस 1.5 डेज में. और सबको भी यही रिकमेंड करूँगी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए क्लियर किया क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया था कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अपनी क्लासेस कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए. सीए को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए. एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमें ये बनना ही है. हमें 5 साल में हम खुद को कहाँ देखते हैं. अगर हम ये गोल पहले ही सेट कर लेंगे अपने दिमाग में कि हमें अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाना है, हमें 5 साल में खुद को ऐसे देखना है, तो हम बहुत ही इजीली सीए कर लेंगे. सीए कोई टफ कोर्स नहीं है, इजीली हो जाता है. टीचर्स की हेल्प से, पेरेंट्स के सपोर्ट से, खुद थोड़ा सपोर्ट करके हो जाता है. थैंक यू.